Hello everyone, welcome to Banking Mentors. So in this video, we are going to discuss SBI PO pre-2019 paper analysis, the paper that was conducted in 2019 of SBI PO, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें. आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अनलर्न का नाम अब बैंकिंग मेंटर हो चुका है. इसका नाम चेंज करके बैंकिंग मेंटर रखा जा चुका है. सिर्फ एक ही पर्पस है इस चैनल का कि आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करें. ठीक है. ये मेरा इंट्रोडक्शन है. माय नेम इज जूही ज्ञानचंदानी एंड मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है. एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो ये इंग्लिश विद जूही इज माय टेलीग्राम चैनल. आप चाहे तो इसमें जुड़ सकते हैं. हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो स्केड्यूल फॉलो किया जाता है दैट इज इंग्लिश की क्लासेस मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को 9 बजे सुबह होती है. क्वांट की क्लासेस जो है मंडे वेंसडे फ्राइडे सेम डे रात को 9 बजे. एंड रीजनिंग की बात करें हम तो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को 9 बजे रात को होती है इसकी क्लासेस. एंड बैंकिंग अवेयरनेस सेम डेज पे 9 बजे सुबह फॉलो किया जाता है. हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे एसबीआई पीओ प्री का पेपर. तो उसके उस साल जो है कट ऑफ उस पेपर का कितना गया था ये जानना बहुत ही जरूरी है. आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 71 गया था. कट ऑफ जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है. इसका मतलब ये नहीं होता कि कट ऑफ के जितना ही आप टारगेट करेंगे आप उससे बियॉन्ड ही सोचेंगे, उससे ज्यादा का ही सोचेंगे, तब आपका ये एग्जाम जो है वो क्लियर होता है. देखते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरह से था. क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आया था. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए तो 7 नंबर का के क्वेश्चन पूछे गए थे. इससे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन जो है वो आपके 6 नंबर के पूछे गए थे. कॉलम बेस्ड क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे. ये वैरायटी के क्वेश्चन मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 6 नंबर के पूछे गए थे इस पेपर में. और फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो थे वो भी 6 आए थे इस पेपर में. ठीक है. तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एनालिसिस. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम. कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना होता है आपको. ये 3 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए, 3 सेंटेंसेस यहाँ पे और आपके सामने में ऑप्शन भी लिखा हुआ है. तो बेस्ट टेक्निक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये होती है बच्चों कि आप सीधे ऑप्शन पे आ जाए. ऑप्शन को देखकर मैच करके एलिमिनेट करिए और आप अपने आंसर तक पहुंचे. दैट इज द टेक्निक. ठीक है. देखते हैं सी और एफ का कॉम्बिनेशन पहले दिया हुआ है. मेनी हैव अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ क्वाइट मिसोजिनिस्ट. एफ में लिखा है इट बिगेन टू हैम्पर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक. बिल्कुल कहीं से भी सेंस नहीं बन रहा. द सेंटेंस मस्ट मेक सेंस आफ्टर मैचिंग इट फ्रॉम कॉलम वन टू कॉलम टू. इसका एक सेंस बनना चाहिए जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा. तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया. आगे बात करते हैं बी और एफ की. फॉर इयर्स अर्जेंटीना वो डोमिनेट इन द वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस. उसके बाद आपको मैच करना है अगेन एफ से जो कि ट्रैफिक की बात कर रहा. तो इट इज ऑल्सो नॉट अ मैच. बी एफ पे आपको कैंसिल हो गया. बात करते हैं ए और एफ की. तो ए में लिखा हुआ है एज द रेन वाटर बिगेन टू कलेक्ट इन पूल्स ऑन द हाईवे इट बिगैन टू हैम्पर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक. अब ऑफ कोर्स यहाँ पे बात की जा रही है देखो कि जो रेन वाटर है वो कलेक्ट होने लगा पूल्स में हाईवे में जिसकी वजह से ट्रैफिक हैम्पर होने लगा. ये बिल्कुल सही है. ये आपको भी यहाँ पे बता रहा है कि दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट मैच बिकॉज दिस सेंटेंस कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करने से करेक्ट सेंटेंस और सेंस जो है वो कन्वे कर रहा है. राइट. सी और ई को देख सकते हैं यहाँ पे. तो सी और अब एक जो है क्वेश्चन में एक ही मैच बनेगा. यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन में दो मैच के का पेयर नहीं दिया हुआ है मतलब आपका आंसर आपको मिल चुका. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें भी सेम टेक्निक फॉलो करेंगे हम. बी को डी से मैच करके देखते हैं. द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक इज हाईली बिल्कुल कैंसिल हो गया. मेक के बाद यहाँ पर पहली बात तो ये द बॉडी ऑफ कैमरा मेक्स होना चाहिए. अगर यहाँ पे मेक लिखा है तो ये गलत हो गया ड्रामेटिकली. तो ये कोई मैच ही नहीं है. ये गलत कर दिया हमने. ए और ई का कॉम्बिनेशन देखते हैं. द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्न आउट टू बी फॉल्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. मतलब जो रूमर्स थे पेट्रोल शॉर्टेज के वो बिल्कुल गलत साबित हुए. टर्न आउट टू बी फॉल्स मतलब आपके पास में कॉम्बिनेशन ए और ई का बिल्कुल बन रहा है. अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके दो क्वेश्चन जो है दो ऑप्शन जो है वो आपको दोनों पेयर वाले दिए हुए हैं. तो अब इसको डिस्कस करके देखते हैं कि क्या और कोई कॉम्बिनेशन है. सी और एफ की बात करें यहाँ पे तो द थ्रेट ऑफ वॉर हैज adversely impacted burns us actively. है ना. इट डजेंट मेक सेंस दैट वे. डज इट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और ई का कॉम्बिनेशन तो है साथ में बी और डी यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है आपको. राइट. कि बी और डी का कॉम्बिनेशन विच इज नॉट अ मैच. तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है दैट इज ए और ई. राइट.
एक तरह से देखा जाए तो ये बन सकता था सी और एफ का कॉम्बिनेशन, पर अगर सी और एफ के कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो यहाँ पर ये जो है पी और डी, इट्स नॉट अ मैच। और दूसरी बात, द थ्रेट ऑफ वॉर हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड बर्न्स एज एक्टिवली वॉट, है ना। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने से जो एक सेंस कन्वे होना चाहिए वो नहीं कन्वे हो रहा, आपको ये सेंस मतलब सेंटेंस जो है एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो परफेक्ट होगा। लेट्स सी, कॉलम वन से कंट्रीज आर विलिंग टू डू, मतलब यहाँ सी और एफ से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले द स्कीम सीक्स टू, उसके बाद लिखा है एफ बायोडिवर्सिटी नीड्स टू बी एनालाइज, बिल्कुल गलत है ये आपका कैंसिल हो गया, डजंट मेक सेंस। बी और डी की बात करें तो यहाँ लिखा है द इफेक्ट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन ऑन, फिर लिखा है इंश्योर अ टॉयलेट इन ऑल हाउस होल्ड्स, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना, दोनों का सेंस ही अलग अलग है। उसके बाद आप देखते हैं ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे ए और ई का कॉम्बिनेशन, तो लेट्स सी ए और ई का कॉम्बिनेशन मैच है कि नहीं। कंट्रीज आर विलिंग टू डू anything to avoid recession, of course it makes sense। मतलब क्या क्या बोला जा रहा है कि countries are willing to do anything to avoid recession, है ना, मतलब वो कुछ भी करने को रेडी है recession को avoid करने के लिए। कौन? countries। तो A और E का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, hence all of the above और none of the above, तो यहीं पे कैंसिल हो गया, राइट। सो यू सी कि देखो ऑप्शन टेक्निक जो होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। बी और ई का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है पहले, लेट्स सी, ट्रैवलिंग विद कोवर्कर्स इज अ ग्रेट चांस रनिंग, उसके बाद देखिए यहाँ पे बी और ई, सॉरी, इट इज सिग्निफिकेंटली प्रूवन दैट रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ठीक है, ऑफ कोर्स बी और ई का कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, है ना। सिग्निफिकेंट, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिंग इट wrongly। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, राइट, ये बिल्कुल सही है। यहाँ इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ए और डी की अगर बात करें हम, तो ट्रैवलिंग विद कोवर्कर्स इज अ ग्रेट chance to get to know them on a deeper level. This also is making sense कि traveling with co-workers is a great chance to what, to get to know them on a deeper level। आप उनको deeper level पे समझ पाते हैं अगर आप उनके साथ में travel करते हैं, तो A और D का combination भी यहाँ पे correct है, right। अगर आप देखेंगे इन ऑप्शंस में से तो आपको मिल रहा है बोथ ए डी एंड बी ई, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, राइट। अगर सी एफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है जैम पैक्ड बिजनेस ट्रिप डजंट अलाउड, डजंट के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो वर्ब है वो आपको वी टू दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, both A and D and AD and BE are correct, right? So it is your answer. नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कि क्या कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे वर्क ऑन करेगा। सी और डी की बात करते हैं। वी नीड टू टीच चिल्ड्रन टू टू इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, बिल्कुल गलत, यहाँ पे तो डजंट मेक, टू के बाद आना चाहिए V1 जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ बात की जा रही है चिल्ड्रन की और यहाँ बात की जा रही है फार्मर की, तो इट्स नॉट अ मैच। बी और एफ को देखते हैं। द पॉलिसी एम्फेसाइजेस ऑन बी जेंटल टुवर्ड्स फेलो सिटीजंस, नो डजंट मेक सेंस, ठीक है। ऑफ कोर्स, नेक्स्ट देखते हैं द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका ई में मेक पीस विद योर बॉडी, कहीं से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कन्वे नहीं की जा रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जा रही है और मेक पीस विद योर बॉडी बोला जा रहा है, मतलब कि आपका जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ पे किसी का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो नन ऑफ द अबव इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये आपको बता रहा है कि बी और डी का कॉम्बिनेशन, द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑल इंटरकनेक्टेड। यस, ऑफ कोर्स, प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है, पॉवर्टी, होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आर इंटरकनेक्टेड, तो ये बी और डी का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ए और एफ का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज टू नर्चर द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज टू नर्चर
है ना। 2 के बाद V1 दिया हुआ है यहाँ पे। द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो A और F का कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल ही करेक्ट है। बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो विलेजर्स आर फ्यूरियस अबाउट द डिसीजन टू क्लोज द रेलवे स्टेशन, बहुत ही नाराज है, बहुत ही गुस्से में है विलेजर्स जो है इस डिसीजन को लेके कि जो रेलवे स्टेशन है उसको क्लोज किया जाएगा। ठीक है, टू क्लोज द रेलवे स्टेशन मतलब ये भी आपका सेंस दे रहा। अब इन दोनों ऑप्शन में से अगर तीनों का पेयर बन रहा है तो ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर। आई होप ये चीज समझ में है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सीधे ऑप्शन पे अटैक करना है और ऑप्शन पे अटैक करने के बाद आप देखेंगे कि कौन सा जो पेयर है वो सही साउंड कर रहा है, मीनिंग उसकी सही है, कॉन्टेक्स्ट सही है, ग्रामर सही है। ठीक है, एंड दैट बिकम्स योर आंसर। जहां पर आपको 2 पेयर दिए होंगे, ठीक है, जहाँ पे 2 पेयर कॉम्बिनेशन में है तो आपको वो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारे कॉम्बिनेशंस को जो है मैच करके देखना पड़ेगा। और जहां पर नहीं दिया हुआ है तो आपको आंसर फाइंड आउट करने में और भी कम वक्त लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है समथिंग एल्स लाइक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन क्या कहते हैं, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट। The error, if any, will be in one part of the sentence. ठीक है, the number of that part is your answer. If there is no error, the answer is E, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, E आपको आंसर करना है अगर नो एरर है तो। लेट्स सी एरर की टेक्निक जो बच्चों मैंने पहले बताई हुई है आपको, वो क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को रीड करना होता है एक वन गो में, है ना। यू रीड द सेंटेंस इन वन गो, देन आप आते हैं सेक्शन वाइज, है ना। आप उसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। सेक्शन वाइज पढ़ने पे अगर आपको कुछ फिची लगता है, फिची एज एन अगर आपको लगता है कि कुछ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो थर्ड स्टेप आपका होता है कि उस ऑप्शन को डिलीट ही कर देना, उस ऑप्शन को दोबारा कंसीडर नहीं करना। और रादर सेक्शन वाइज अगर रीड करते हैं तो सेक्शन आपको लगता है कि आपका जो ऑप्शन है, जो सेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो वहां पे आपको उसको वापस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरह से आपके ऑप्शंस डिलीट होते जाते हैं और अगर ऑप्शन डिलीट होते हैं तो आपके पास आंसर जो है बिल्कुल आसानी से और जल्दी मिल जाता है। पढ़ते हैं सेंटेंस को। पीपल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने ये पढ़ लिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पीपल हैव करेक्ट है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच बट एट द सेम टाइम मतलब 1 और 2 में कोई मिस्टेक नहीं है। सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ईच ऑफ देम, है ना, ईच यूज किया गया है, ऑफ देम हैव टू रिमेंबर गलती जो है वो यहाँ पर है, बिकॉज हमने ईच का इस्तेमाल किया, यूज किया है। ईच एक सिंगुलर प्रोनाउन की तरह काम करता है, तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ लगने वाला वर्ब जो कि यहाँ पे लगने वाला है वो होना चाहिए सिंगुलर, हैज होना चाहिए हैव की जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि एरर कौन से पार्ट में, ए में नहीं है, बी में नहीं है, जबकि ए बी सी तीनों में नहीं है। एरर का जो सेक्शन है वो है आपका डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of students competing in the event has been fallen because of the prize money। यहाँ बोला गया है the number of students, है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। competing in the event करेक्ट है। has been fallen जो गलती है बच्चों वो इस पार्ट में है, और इस पार्ट में क्या गलती है कि आपको has fallen लिखना है सिर्फ। यहाँ पर आपको उसको पैसिव फॉर्म में लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। we don't need to have the sentence in passive form। पैसिव फॉर्म की तरह लिखा गया हैज के बाद बीन और उसके बाद V3, रादर वी नीड सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमको जो जरूरत है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जरूरत है, और जबकि इसको पैसिव बनाने की नहीं। तो ये बीन को हम ड्रॉप करेंगे और ये हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While he used to walk along the road, a wild and ferocious dog knocked him down। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एरर है वो आपकी और किसी में नहीं बल्कि ए वाले पार्ट में ही है, स्टार्टिंग में ही एरर है। वाइल के साथ जनरली हम प्रेफर करते हैं लगाना आईएनजी फॉर्म। ही यूज्ड टू वॉक वाइल, अब देखो आप सेंटेंस को सेंस की तरह भी समझो, रूल नहीं याद रहते कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखिए, वाइल ही यूज्ड टू वॉक, जब वो वॉक किया करता था अलोंग द रोड, तब उसको अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। तो ऐसा क्या रोज होता था उसके साथ। यूज टू मतलब हम बता रहे हैं पास्ट की हैबिट, है ना। यूज टू यूज किया जाता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। तो क्या यहाँ पे हम कोई हैबिट बता रहे हैं कि वो वॉक करता था और डॉग आके उसको बाइट करता था। नो, ये एक बार का इंसिडेंस है, तो वाइल ही वॉज वॉकिंग हो जाएगा, राइट। वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, राइट। तो आपको क्या करना है, यूज टू वॉक को, यूज टू को हटाकर वॉक को वॉकिंग करना है, राइट। तो वहां पे आप जो एरर है वो आपकी फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, अनाया इज इवन विलिंग टू मेक मेक्सिको वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज
टू इंट्रोड्यूसेस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। देखो टू के बाद V1 लगता है बेस फॉर्म, ना कि उसके साथ एस और ई एस। ठीक है, एस और ई एस का कोई रोल नहीं होता, मतलब जो एरर है आपकी वो डी सेक्शन में है। टू के बाद सिंपली यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, एस की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There were no surprises in the second bi-monthly monetary policy announcement by the Reserve Bank of India. Seems absolutely correct. Let's read it once more. There were no surprises, क्योंकि surprises plural है इसलिए were का आना clear है, बिल्कुल सही है। In the second bi-monthly monetary policy announcement, बिल्कुल correct है, by the Reserve Bank of India, मतलब hence this sentence has no error। आप E को mark कर देंगे, इसमें कोई भी grammatical error नहीं थी। आगे देखते हैं। Have knowledge is one thing, have knowledge is one thing, but being able to communicate it to others is another kettle of fish। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो चीज फॉलो होगी वो पैरेललिज्म होगा, है ना। मतलब अगर यहाँ पे being का यूज किया गया है तो ये have knowledge नहीं बल्कि हो जाएगा having knowledge, है ना। Having knowledge is one thing, but being able to communicate it to others is another kettle of fish. That means बहुत दोनों अलग अलग चीजें होती, दोनों अलग अलग बिलोंगिंग्स है। नॉलेज होना और उसको कम्युनिकेट करना दोनों बहुत ही अलग है, अलग डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, मतलब दो अलग अलग कैटल की फिश। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हैव का हो जाएगा हैविंग, जस्ट टू हैव द पैरेललिज्म थिंग, है ना। ओके, इस ऑप्शन में गड़बड़ थी। अब देखते हैं बच्चों फिलर्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ही लुक्ड डैश फॉर हिज कैलकुलेटर बट कुड नॉट फाइंड इट। ठीक है, अभी आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे सारे प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं, बाय, अराउंड, ऑन, अप और आउट। लुक्ड डैश, अब लुक को आप सबके साथ लगाएंगे, लुक बाय, लुक अराउंड, लुक ऑन, लुक अप, लुक आउट, सबका अलग अलग मतलब कन्वे किया जाता है। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है ना। लुक के साथ आपने प्रेपोजिशन लगा दिए और उसका जो मतलब है हर जगह पे अलग अलग कन्वे किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि सेंटेंस में समझ में आ रहा है पढ़ के कि वह इधर उधर अपने कैलकुलेटर को ढूंढ रहा था बट उसे नहीं मिला। दैट मीन्स ऑप्शन बी, ही लुक्ड अराउंड, है ना, फॉर हिज कैलकुलेटर बट कुड नॉट फाइंड इट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि लुक आउट क्यों नहीं। तो लुक आउट का क्या मतलब होता है, अगर हम इसको देखें तो ये होता है कि केयरफुल होना, है ना। टू वांट समवन टू बी केयरफुल, ये इसका मतलब होता है। टू वांट समवन टू बी केयरफुल, है ना। अब वॉचफुल होना या केयरफुल होने को वॉर्न करने के लिए हम यूज करते हैं लुक आउट। लुक आउट, देयर इज अ लाइक बहुत होल, है ना। तो आप वहां पे बोलोगे लुक आउट, मतलब ध्यान दीजिए, केयरफुल रहिए। अगर मैं बात करूं बच्चों लुक अप की, तो लुक अप यानी होता है ट्राई टू फाइंड आउट, है ना। ये होता है ट्राई टू फाइंड फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो किताबों में या तो आपके कंप्यूटर में, या है ना कुछ ढूंढना। टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बुक, और या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो बुक में और बाय द कंप्यूटर। ठीक है, या बाय यूजिंग कंप्यूटर और बाय यूजिंग कंप्यूटर। तो किसी चीज को फाइंड आउट करना बेसिकली, है ना। पर कैसे, या तो बुक में या तो दूसरे सोर्स से। तो यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल नहीं कन्वे होता। अगर मैं बात करूँ लुक ऑन की, ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब हम कॉन्फिडेंटली आंसर को मार्क कर पाते हैं। तो लुक ऑन होता है वॉच समथिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वॉच विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। लुकर ऑन बेसिकली ऑडियंस की तरह, है ना। वॉच विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, इसको कहते हैं लुक ऑन। ठीक है, अब हमारे पास बचा लुक बाय। लुक बाय जो होता है इसका मतलब होता है आपका नेक्स्ट, है, लुक एट अ नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट अ पॉइंट नेक्स्ट टू, बेसिकली इसको ये बोला जाएगा लुक एट अ पॉइंट नेक्स्ट टू।
ठीक है। तो अब देखो, आप हर एक फ्रेजल वर्ब का मतलब अलग अलग कन्वे किया जा रहा है। फ्रेजल वर्ब्स के वीडियोस मैंने और भी डाले हुए हैं, आप उनको जाके व्यू करिए, देखिए, है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लुक से भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पर, ठीक है। तो आपने देखा कि लुक के साथ में जैसे हम प्रीपोजिशन बदलते हैं उसका मतलब बदल जाता है, तो हमको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो सही मतलब था वो था लुक अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है द एडमिन हैज टेकन द स्टेप्स टू डैश एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट। एडमिन हैज टेकन द स्टेप्स टू व्हाट, टू के साथ है मतलब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा मतलब इम्प्रूव्ड, आप हटा दो यहाँ से, इम्प्रूव्ड का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। आप देखें आगे कि रिवैम्प, इंक्रीज, रिहर्स और डिटेरियोरेट। तो जितना जो पढ़कर इसका सेंस समझ में आ रहा है उसके हिसाब से जो आंसर है इसका होना चाहिए रिवैम्प, मतलब किसी चीज को रेनोवेट करना या वापस उसके फॉर्म में चेंज लाना, न्यू फॉर्म क्रिएट करना, न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना, मतलब टू ब्रिंग सम न्यूनेस, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट है, उसमें कुछ न्यूनेस लाने की बात की जा रही है, इसलिए रिवैम्प वुड बी योर आंसर। इट इज नॉट स्टेप्स टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम, को बढ़ाया नहीं जाता। रिहर्स यानी किसी की प्रैक्टिस करना, डिटेरियोरेट यानी कि पतन होना या बिकम वर्स, है ना, खराब होना। तो एजुकेशन सिस्टम को खराब करने की बात तो की नहीं जाएगी, तो क्लियर क्लियर ऑप्शन है आपके पास में, दैट इज ए, रिवैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस कंट्री रिमेन्स पुअर डिस्पाइट डैश रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। डिस्पाइट मतलब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो विरोधाभास है या कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्ट है मतलब क्या होगा, द कंट्री रिमेन्स पुअर, पुअर ही है, इसके बावजूद कि उसके पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, डिस्पाइट डैश, डिस्पाइट वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्पाइट ऑफ बीइंग, वेरी नहीं आएगा, ऑफ इट बीइंग ये भी नहीं कन्वे करेगा, मतलब आपको जो वर्ड चाहिए दैट इज बीइंग। डिस्पाइट बीइंग रिच, है ना, डिस्पाइट बीइंग रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग के साथ अगर वेरी भी आप लगा देते हैं यहाँ पे तो कन्वे करता, बट वो अलग से ऑप्शन में दिया हुआ है, डिस्पाइट वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम होने का आभास नहीं दिला रहे, होना मतलब आपको चाहिए वहां पे बी फॉर्म, और बी फॉर्म मतलब बीइंग यहाँ पे जो ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट के साथ ऑफ बिल्कुल नहीं लगता, इंस्पाइट होता तो हम उसके साथ में ऑफ लगाते, यहाँ पर उसकी भी जरूरत नहीं है और इट की भी नहीं, क्योंकि हम पहले कंट्री को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्लियर चॉइस थी यहाँ पे, हो जाता आपका डिस्पाइट बीइंग रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है द नेवी ऑफिसर वॉज फैसिनेटेड विथ शिप्स सिंस चाइल्डहुड एंड डैश बी अ सी फेरर। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉज फैसिनेटेड, है ना, मतलब ये पास्ट का जो पास्ट का फॉर्म है तो पासिव फॉर्म, बट देन ये जो टेंस कन्वे कर रहा है, जो जो सेंटेंस का एक टाइम बता रहा है वो है पास्ट का टाइम, ठीक है। अगर पास्ट का टाइम है तो आप ये सब हटा दीजिए यहाँ से, आपके पास बचता है विश्ड टू और वांटेड। अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या चाहिए आपको, एक ऐसा वर्ड जो टू को भी कन्वे करे अपने साथ में, है ना। क्या लिखा है, द नेवी ऑफिसर फैसिनेटेड वाज फैसिनेटेड विद शिप्स सिंस चाइल्डहुड एंड डैश बी अ सी फेरर एंड विश्ड टू, ठीक है, विश्ड टू बी या वांटेड बी अ सी फेरर वुड हैव बीन एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वांटेड के साथ टू, इसलिए ये कैंसिल हो गया। आपके पास ऑप्शन बचता है एक, जो कि है विश्ड टू बी अ सी फेरर। उसको बचपन से ये चीजें बहुत ही फैसिनेट करती थी और उसने सोचा था कि वह जो है वो सी फेरर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, if the proposal directly dash persons without their free and informed consent, then it should be rejected, है ना, मतलब रिजेक्ट करने की बात की जा रही है। if the proposal directly dash liberates, harms, informs, raises and agrees। अब देखो सारे वर्ब के बेस फॉर्म में यहाँ पे एस और एस लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो चीज कन्वे, जो चीज आपको हेल्प करेगी वो ये है कि सेंटेंस कन्वे क्या करना चाह रहा है। सेंटेंस ये बोल रहा है कि अगर कोई जो प्रपोजल है वह आपको, यहाँ रिजेक्ट करने की बात की गई है, रिजेक्ट कौन से प्रपोजल को किया जाएगा, जो कि आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लिबरेट्स होगा, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्या हम बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म्स होगा, नहीं होगा। रेजेस एंड अग्रीज, ये बिल्कुल एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा है कॉन्टेक्स्ट, है ना। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप देखेंगे इफ द प्रपोजल डायरेक्टली हार्म्स पर्सन, है ना, अगर नुकसान करता है तो उसको वो रिजेक्ट कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट ने हेल्प की राइट आंसर तक पहुंचने की।
के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे पिछले साल के जितने क्वेश्चंस थे, क्या क्या डिस्कशन किया गया, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, एंड आई होप चीज़ें आपको समझ में आई, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल टू mentor you, to guide you in the best way possible. Thank you so much for watching the video. Do like it and subscribe to the channel if you haven't yet, and share इसे ज़रूर करिएगा. Thank you so much.